इस तस्वीर ने भावना के हृदय में बचपन से चुभ रही एक फांस के दर्द को फिर से जागृत कर दिया था। कभी मैं भी तो नन्ही सी थी ना, मासूम सी। कैसी रही होगी मेरी माँ। उसकी आंखें डबडबा आई। घर का काम पूरा करके भावना बाहर चली आई। गेट पर लगा बॉक्स खोलकर देखा तो कुछ ऑफिशियल पत्रों के साथ एक बड़ा सा लिफाफा भी पड़ा था। उठाकर देखा तो लिखावट अनजानी सी लगी, पर लिफाफे के ऊपर लिखे एक शब्द ने ध्यान आकर्षित कर लिया। पीले रंग के लिफाफे पर लाल रंग से बड़े अक्षरों में लिखा था, सरप्राइज। क्या होगा इसमें? किसी भूली बिसरी सहेली का पत्र या किसी स्नेहिल रिश्तेदार द्वारा भेजा गया कोई शुभकामना कार्ड? सोचते हुए भावना ने लिफाफा खोला तो एक तस्वीर सामने थी। कितनी सुंदर तस्वीर है। तस्वीर देखते ही वो एक विलक्षण अनुभूति से सराबोर हो उठी। तस्वीर में एक माँ की ममता मुखर हो उठी थी। एक सुंदर स्त्री अपने गाल से एक शिशु को सटाए ममतत्व का गर्व मुख पर लिए भाव विभोर हुई जा रही थी। तस्वीर लिए भावना भीतर चली आई। बार बार लिफाफा पलटती। वो भेजने वाले का सूत्र पाना चाहती थी, पर नाकाम रही। किसकी होगी ये तस्वीर? बिटिया धरा स्कूल से लौटी तो वो भी तस्वीर देखकर खुश हो गई और उसने ध्यान से निहारते हुए कहा, मम्मी किसी ने कार्ड भेजा होगा मदर्स डे पर। कल मदर्स डे है ना? पर किसने? अपना नाम पता भी तो नहीं लिखा। और फिर ये कार्ड नहीं है धरा, ये तो एक पुरानी तस्वीर लगती है जिसे कलर करवाकर छोटी तस्वीर से बड़ा रूप दे दिया गया है। सच बता, ये तूने ही मुझे भेजा है ना सरप्राइज देने के लिए? ओ मम्मी, तुम भी ना। मैं तो कल ही तुम्हें अपना गिफ्ट दूंगी ना, मैं क्यों भेजूंगी भला? अपना बैग उठाकर 8 वर्ष की धरा अपने कमरे में चली गई। इस तस्वीर ने भावना के हृदय में बचपन से चुभ रही एक फांस के दर्द को फिर से जागृत कर दिया था। कभी मैं भी तो नन्ही सी बच्ची थी ना, मासूम सी। कैसी रही होगी मेरी माँ। उसकी आंखें डबडबा आई। मात्र 2 दिन की ही थी वो जब उसकी माँ ने उससे मुख मोड़ इस नश्वर संसार से विदा ले ली थी। छोटी सी गुड़िया को सीने से लगाए दुख के आघात सागर में डूबे उसके पापा भास्कर ने भी जैसे दुनिया से ही मुख मोड़ लिया था। भावना का मातृ विहीन बचपन बीतने लगा। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उसके मन में प्रश्नों के अंबार खड़े होने लगे। पापा, सबके घर में कितने लोग होते हैं? दादा दादी, चाचा मामा, बहन भाई। हमारे यहाँ कोई क्यों नहीं? सबके यहाँ सब नहीं होते बेटा, पर माँ तो होती है ना। कभी कभी वो भी नहीं होती। क्यों पापा? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते। ईश्वर क्यों नहीं चाहते पापा? ये तो वही जाने। पापा का मायूस चेहरा देखकर नन्ही भावना चुप हो जाती, पर प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ती ही जाती। तुम्हारी माँ को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया है। जिन्हें वो प्यार करते हैं ना, उन्हें सदा के लिए अपने पास बुला लेते हैं। पापा की कही इस बात को भावना ने हृदय में गहरे तक उतार लिया था और ऊपर से सागर की तरह शांत दिखने लगी थी। भावना भी कम उम्र में ही परिपक्व होने लगी थी, पर माँ सदा उसकी सोच में जीवंत रहती। कैसी होगी माँ? रात के घने अंधकार में अपने बिस्तर पर करवटें बदलती वो अक्सर अपनी कल्पना में माँ के कई चित्र बनाती मिटाती। पापा, माँ की एक भी तस्वीर हमारे पास क्यों नहीं है? पूछा भी था उसने एक दिन। पापा का चेहरा गहरी पीड़ा से भर उठा था। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए विहील स्वर में उन्होंने बताया था, बेटा, जब वो हम दोनों को छोड़कर गई तो मैं गुस्से में पागल सा हो गया था। पूरी एल्बम ही फाड़कर जला डाली। ना जाने कैसा जुनून सवार हो गया था। सच कहता हूँ भावना, अगर तू नहीं होती तो मैं भी उसी के साथ। नहीं पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पापा से लिपटकर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। बचपन की सीमा लांघकर भावना किशोर अवस्था में पांव धरने लगी तो आस पड़ोस के लोगों में ही रिश्ते तलाशती जीवन के रस में घुलने लगी। पर माँ क्षण भर के लिए भी मन मस्तिष्क से नहीं हटी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, पापा ने टुकड़ों टुकड़ों में स्वयं अपना अतीत बेटी के सम्मुख रख दिया। माता पिता का विगत जानकर वो जड़सी हो गई थी। भास्कर का बचपन एक अनाथालय में बीता था। प्रताड़नाएं, अभाव और मानसिक संत्रास सहकर किसी तरह कॉलेज की पढ़ाई पूरी की।
और ईश्वर की कृपा से प्रथम प्रयास में ही वो बैंक की नौकरी में आ गए थे। एक दिन अचानक उनकी मुलाकात अपनी एक सहकर्मी वंदना से हुई और उन्हें लगा जैसे अब किस्मत उन पर मेहरबान होने लगी है। सारी सृष्टि ही मानो उनकी मुट्ठी में समाहित होने को उतावली हो उठी है। इस मुलाकात ने धीरे धीरे प्रगाढ़ रूप ले लिया और दोनों ने विवाह के अटूट बंधन में बंध जाने का निर्णय लिया। पर वंदना के परिवार वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार की बड़ी बेटी थी वंदना और अनाथालय में पले बढ़े भास्कर, न जात कुल का पता और न धर्म का। पहले तो वंदना ने भी परिवार और समाज के सामने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लेकर इस विवाह से इनकार कर दिया था, लेकिन अंततः भास्कर की निश्चल वेदना पूरित आंखों के सामने अपना हृदय हार बैठी थी और इस विवाह ने मायके से हमेशा के लिए उसके संबंधों पर विराम लगा दिया था। भास्कर ने अथक प्रयास किया था इस नाते को जोड़ने का, पर असफल रहे थे। तुम अब हमारे लिए जीवित नहीं रही, तुम्हारा श्राद्ध कर्म हम संपन्न कर चुके हैं लड़की। वंदना के पिता और दोनों बड़े भाइयों का क्रोध सातवें आसमान पर था। धैर्य पर बिलखती माँ और छोटी बहन को पीछे छोड़कर वंदना पति के साथ हृदय पर भारी घाव लिए लौट आई थी। भास्कर के प्रेम ने खुशियों से उसका दामन भर दिया था, पर नियति तो कुछ और ही चाल चलने वाली थी। बच्ची के जन्म का उल्लास भी दोनों अच्छी तरह मना नहीं पाए थे कि अचानक अत्यधिक रक्तस्राव के कारण दूसरे ही दिन संध्या काल में वंदना भास्कर के जीवन में अंधकार छोड़कर चली गई। नन्ही बेटी को कलेजे में अमूल्य निधि की भांति सहेजे भास्कर पाषाण प्रतिमा में बदल गए थे। वंदना गई तो वो शहर ही छोड़ दिया। भास्कर ने तबादला करवाकर पटना चले आए, बनारस से कोसों दूर। भावना को पिता का इतना प्यार मिला कि उसकी मुट्ठी छोटी पड़ने लगी। उसकी हर इच्छा का उत्तर हाँ होता था। क्या मैं एक बार भी ननिहाल नहीं जा सकती पापा? उसके इस भावपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी पापा ने पहली गाड़ी से बनारस ले जाकर दिया था। ननिहाल के वैभव का सूचक भवन का द्वार खुला तो संवेदना की अपार भेंट मन में समेटे आनंद मग्न भावना जैसे आकाश से गिरी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसके नाना का कठोर स्वर वातावरण को भी जड़ बना गया था। तभी पीछे से आकर एक युवती ने भावना को कलेजे में भींच लिया था। भीतर चलो अर्चना, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं। एक कठोर स्वर और गूंजा था। मन पर भारी बोझ लिए पिता पुत्री लौट आए थे और माँ की तस्वीर मांगकर लाने की भावना की मासूम इच्छा धूमिल हो गई थी। मात्र 8 वर्ष की उम्र में उसे गहरा धक्का मिला था। फिर समय अपनी गति से अविराम चलता रहा। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर उसका विवाह विजय से संपन्न हुआ और वो पिता का घर छोड़कर पति के घर आ गई। ममतामयी सास और 2 बड़ी स्नेहमयी ननदों के प्यार से उसका रिक्त दामन भर उठा, पर मन में से फांस नहीं निकली। ना जाने कैसी होगी मेरी माँ। वो कई बार बचपन में आईना देखकर सोचती, क्या वो मेरी जैसी ही थी? तुम तो बिल्कुल मुझ पर गई हो भावना। कहते हैं ना, पितृमुखी सदा सुखी। पिता और उससे जुड़े सभी लोगों की इस बात ने उसके मन में बन रहे माँ के बिंब को पुनः धुंधला कर दिया था। पति विजय एक सुलझे हुए इंसान थे। ईश्वर ने सुख की हर किरण से भावना का अंतर्मन आलोकित किया था। धरा का जन्म हुआ तो उसे लगा वो परिपूर्ण हो गई है, पर नन्ही धरा को सीने से लगाकर अक्सर वो धरा में स्वयं को और स्वयं में अपनी अनदेखी माँ को जी उठती थी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ भावना, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारी इस पीड़ा का क्या उपाय करूँ। कभी कभी विजय भी बेहद दुखी हो जाते थे। उसने तो इस दर्द को सहेजना सीख लिया था, पर आज इस तस्वीर को देखकर ना जाने क्यों उसकी वेदना फिर मुखर हो उठी थी। मम्मी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? धरा उसके कंधे पर झूल गई तो वो वर्तमान में लौटी। खाना खाकर धरा तो सो गई, पर भावना रात भर करवटें बदलती रही। दूसरी सुबह धरा को स्कूल भेजकर वो घर के कामों में लग गई। विजय शाम को लौटने वाले थे। उसे पति का मनपसंद खाना भी बनाना था। तभी फोन की घंटी बज उठी। हेलो, उसने कहा, मुझे भावना से बात करनी है। दूसरी ओर से एक नारी का स्वर उभरा।
मैं भावना ही बोल रही हूँ। आप कौन? तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कैसे? एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वो हंसी। कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? भावना सोच में पड़ गई, फिर बोली, शायद आपने गलत नंबर डायल किया है। नहीं भावना, मुझे तुमसे ही बात करनी है। कभी कभी खून के रिश्ते भी कितने बेमानी हो जाते हैं ना। गैरों से भी ज्यादा पराये अपने लगने लगते हैं। और कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति जिससे रक्त संबंध नहीं होता, वो अचानक परायेपन की पीड़ा झेल रहे खून के दो अटूट रिश्तों को फिर से जोड़ देता है ना आश्चर्य की बात? उस स्त्री ने कहा तो भावना हतप्रत रह गई। आप पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? अपना परिचय दीजिए, अन्यथा मैं फोन रख रही हूँ। भावना आपाक होने लगी थी। मैं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करना। और हाँ, तुम्हें एक सरप्राइज तो मिला ही होगा ना? उधर से कहा गया और फोन कट गया। सरप्राइज? क्या वो तस्वीर? पर ये है कौन? भावना पशोपेश में पड़ गई थी। शाम को विजय दौरे से लौटे तो उन्हें सारी बातें बताकर भावना ने वो तस्वीर दिखाते हुए पूछा, किसने भेजी होगी ये तस्वीर? मुझे तो लगता है किसी ने मजाक किया है। अगर नहीं तो प्रतीक्षा करो, शायद कोई सचमुच आ जाए। विजय हंस पड़े थे। सुबह कॉल बेल बजी तो भावना ने दरवाजा खोला। सुंदर सौम्य व्यक्तित्व की धनी लगभग 50 वर्ष की स्त्री स्निग्ध वात्सल्यमय मुस्कान लिए द्वार पर खड़ी थी। तुम भावना हो ना? उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया तो भावना ठगी सी खड़ी रह गई। जी, आप कौन? अरे मौसी जी, आप आ गई। तभी विजय ने कमरे में आते हुए कहा और उनके चरण स्पर्श किए। भावना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर जैसे जैसे सत्य सामने आता गया, संशय के पर्दे हटने लगी। वो आश्चर्य मिश्रित खुशी से खिल सी गई थी। आप मेरी माँ की सगी बहन हैं? हाँ बेटी, वंदना दीदी की मृत्यु के बाद जीजाजी ने अचानक ही शहर छोड़ दिया था। मुझे लगा था इस रिश्ते की डोर अब कभी नहीं जुड़ पाएगी, पर किसी ने सहसा इस खंडित डोर को फिर से जोड़ दिया। मौसी ने भाव विहील होकर कहा। तो भावना ने पूछा, किसने? सब बताऊंगी, पहले ये तो बता वो तस्वीर कैसी लगी? वो सरप्राइज तस्वीर? हाँ, तेरी और वंदना दीदी की तस्वीर जो मैंने भेजी थी। मौसी ने कहा तो अचानक भागकर वो तस्वीर उठा लाई। माँ तुम कितनी अच्छी थी। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मौसी यादों का पिटारा खोल रही थी। माँ बाबूजी और भाइयों के लिए तो दीदी मर चुकी थी, पर मेरे लिए वो बहुत खास थी। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। तभी तो उनके एक फोन कॉल पर घर में बिना किसी को बताए अस्पताल दौड़ी चली आई थी। अर्ची तो एक गुड़िया की मौसी बन गई है। क्या उसे देखने का तेरा जी नहीं कर रहा? बस दीदी के शब्द कानों में गूंज रहे थे। बाकी सब कुछ मैं भूल गई थी। पालने में लेटी बिटिया को निहारती दीदी ममता की प्रतिमूर्ति लग रही थी। अर्ची, क्या इसे देखकर भी माँ बाबूजी मुझे क्षमा नहीं करेंगे? दीदी रो पड़ी थी। तुम्हें पालने से उठाकर कलेजे से लगा लिया था और मैंने इस अद्भुत क्षण को साथ लाए कैमरे में उतार लिया था। उस क्षण ली गई तस्वीर एक दिन तुझे सौंपकर इतना आनंद पाऊंगी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने भी तो सपने में नहीं सोचा था कि माँ की एक झलक भी कभी देख पाऊंगी। अरे हाँ, आप मुझ तक पहुंची कैसे? भावना ने उत्कंठित होकर पूछा। उसके माध्यम से जो तुमसे बहुत प्यार करता है, जो माँ के प्रति तुम्हारी निष्ठा और उनको देखने की तुम्हारी उत्कंठा का साक्षी रहा है। वही जिसने सप्तपदी के समय लिए गए इस वचन का अक्षरश पालन किया है कि वो तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखेगा। क्या विजय ने ये रिश्ता पुनः जोड़ा है? पर कैसे? भावना का अंतर्मन आहत की नई फुहारों से भीग उठा। ओ, तभी वो बार बार उसकी ननिहाल के बारे में पूछते रहते थे। पिछले वर्ष पापा की मृत्यु के बाद भी उन्होंने वहां सूचना भेजनी चाहिए थी, पर भावना ने ही मना कर दिया था कि पापा के साथ ही वो रिश्ता भी मर गया। भावना ने प्रश्नवाचक संदिग्ध दृष्टि पति पर डाली तो विजय ने कहा, माणिक के कारण मैं मौसी तक पहुंच पाया। माणिक? वही ना जो आपके सहकर्मी हैं, 1-2 बार घर भी आ चुके हैं। हाँ, वही माणिक। एक दिन बातों ही बातों में उसने बताया कि वो जिनके मकान में रहता है वो लोग नारायणपुर के रहने वाले हैं। तो मैं चौंक पड़ा। नारायणपुर यानी तुम्हारा ननिहाल?
जब मैंने माणिक को बताया कि वहाँ मेरी पत्नी का ननिहाल है और मैं उसके मकान मालिक से मिलना चाहता हूँ, तो वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। नारायणपुर में किसके घर आपकी पत्नी का ननिहाल है? माणिक के मकान मालिक डॉक्टर विश्वजीत ने पूछा तो मैंने बता दिया। पंडित विशंबरनाथ पांडे जी भावना के नाना हैं। क्या? अब चौंकने की बारी विश्वजीत की थी। क्या वो वंदना जी की बेटी हैं? उन्होंने पूछा। फिर तो आश्चर्यजनक रूप से टूटी कड़ियां जुड़ने लगी। विजय जी, पंडित विशंबरनाथ जी मेरे भी नाना हैं। उन्होंने स्नेह से मेरा हाथ थामते हुए बताया। विश्वजीत जी तुम्हारी अर्चना मौसी जी के बड़े बेटे निकले। और जिस दिन विश्वजीत और माणिक के साथ दामाद जी मेरे घर आए, वो दिन मेरे जीवन का एक अद्भुत दिन था। और मेरे दामाद ने मांगा भी तो क्या, अपनी पत्नी के लिए उसकी माँ की एक तस्वीर, और कहे आत्मा की गहराइयों तक उतरने वाले शब्द। रक्त संबंध की जड़ें आत्मा से जुड़ी होती हैं मौसी जी, ये कभी टूट ही नहीं सकती। विजय ने ही बताया कि तुम्हें हर बात में सरप्राइज देने की, लोगों को चौंका देने की आदत है। सोचा क्यों ना इस बार हम सब मिलकर तुम्हें बड़ा सा सरप्राइज देकर चौंका दें। बस बन गया प्लान। तुम्हें पता भी नहीं चला और मैं सरप्राइज बनकर तुम्हारे घर आ गई। मौसी ने हंसते हुए बताया तो भाव विभोर भावना बोली। सरप्राइज नहीं, सरप्राइज गिफ्ट कहिए मौसी जी। आपका आना मेरे जीवन में किसी उपहार से कम है क्या? अभी और सरप्राइज बाकी है। लीजिए, अपने भाई भाभी से भी मिल लीजिए। कहते हुए माणिक ने विश्वजीत और उनकी पत्नी के साथ कमरे में प्रवेश किया तो भावना की प्रसन्नता का पारावार न रहा। वो सबसे मिलकर भाव विभोर हो उठी। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपके कारण ही मुझे फिर से परिवार का सुख मिल सका। भावना ने भीगे कंठ से कहा तो माणिक बोल पड़ा। नहीं भावना जी, जब मन में किसी बात को लेकर दृढ़ निश्चय कर लिया जाता है ना, तो मार्ग जरूर मिलता है। विजय की दृढ़ इच्छा शक्ति और आपके प्रति उसके स्नेह ने इस रिश्ते को जोड़ा है। मैं तो केवल माध्यम बना। केवल माध्यम नहीं, आज से आप मेरे बड़े भाई भी हैं, भावना ने कहा। बाप रे, अचानक दो दो भाई? मैं तो गया काम से। वो कहावत है ना, सारी खुदाई एक तरफ, पत्नी का भाई एक तरफ। विजय ने कहा तो सभी हंस पड़े। रिश्तों की सौंधी सुगंध से कमरा भर उठा। एकांत के क्षणों में विजय ने पूछा, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। बचपन से ही मैं जिस प्रश्न को लेकर जूझती रही हूँ, उसका उत्तर इतना मनोहर, स्नेहिल, अद्भुत और आनंददायक होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहती हुई भावना ने पति के कंधे पर सिर टिका दिया था। नव प्रभात की प्रतीक्षा में रात ढल रही थी।